स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। ये कहानी केरला के एक गांव की है। समंदर किनारे बसा ये छोटा सा गांव तिरुवनंतपुरम से ज्यादा दूर नहीं था और यहाँ की आबादी भी काफी कम थी। वासु की पोस्टिंग गांव के पास ही एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से हुई थी। ये पुलिस स्टेशन छोटा था पर इस इलाके के लिए काफी था और वासु के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसका नजरिया आसपास के इलाके और यहां रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल बदल दिया था। कोवलम गांव सुंदर तो था पर उस वक्त ये एक तरफ से जंगलों से और दूसरी तरफ समंदर से घिरा हुआ था। इस तरह के इलाके में कोई वारदात कभी कभी ही होती थी। पुलिस स्टेशन में पोस्टेड कुल 3-4 पुलिस वालों के पास जो शिकायतें आती भी थीं, वो किसी के घरेलू जानवर के खो जाने की, किसी जंगली जानवर की गांव वालों पर हमला करने की या फिर किसी छोटे मोटे झगड़े की ही होती थी। इस तरह का काम वासु को कुछ खास पसंद नहीं था। उसका मन होता था कि वो किसी बड़े शहर जैसे कि मुंबई या कोलकाता में होता और बड़े बड़े बदमाशों को पकड़ता तो उसका कितना नाम होता, क्योंकि यहाँ काम के नाम पर बस जीप से सुबह शाम गांव के एक आधा चक्कर लग जाते थे। बस यही रूटीन था उसका। यहाँ गांव में अभी तक फोन लाइन नहीं पहुंची थी। आसपास बस पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और गांव के लगभग बाहर रहने वाले एक बड़े रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर में ही टेलीफोन था। यह जगह शांत थी और कभी कभी यहाँ की शांति वासु को डराती भी थी। गांव वाले अक्सर भूत प्रेत की बातें बनाया करते थे और वासु को भी सलाह देते थे कि वो रात में अकेले कहीं ना जाया करे, पर वासु इस सब में नहीं मानता था। वो भगवान का नाम लेकर अपने काम में लगा रहता। एक दोपहर वासु पुलिस स्टेशन में आराम कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। इस घंटी ने वहां के सन्नाटे को तोड़ दिया था और सारे पुलिस वाले जो मार्च अप्रैल की उस सुस्त दोपहर में आराम कर रहे थे, उनकी नींद उड़ा दी थी। ये फोन उस सरकारी अफसर के घर से आया था। फोन पर उस अफसर की विधवा पत्नी थी जिनकी उम्र काफी हो गई थी। उनका नाम चिन्नम्मा था। उन्होंने बताया कि उनके घर पर चोरी हुई है और उन्हें तुरंत ही पुलिस की मदद चाहिए। यह थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि यहां ऐसा कभी नहीं होता था। गांव के किसी आदमी के चोरी करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहां सब एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे और अगर चोरी हुई भी थी तो दिन के उस वक्त यह समझना मुश्किल था। वासु ने एक हवलदार मलेश को साथ लिया और उस घर की तरफ निकल पड़ा। वासु यहां नया था पर उसे बाकी हवलदारों ने बताया था कि यह औरत थोड़ी पागल है। जब से उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है, वो थोड़ी सी हिल गई है और पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन में फोन कर चुकी है, पर किसी को आज तक किसी चोरी वगैरह का कोई सबूत नहीं मिला। पर वासु एक बार वहां जाकर खुद तसल्ली करना चाहता था। चिन्नम्मा के दोनों बेटे तिरुवनंतपुरम में रहते थे और हर कुछ दिनों में उससे मिलने जरूर आते थे। वो ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी। बनिया उसके घर पर हर कुछ दिनों में सामान पहुंचा दिया करता था और बस यही उसकी दिनचर्या थी।
वो घर कहने को तो गांव के बाहर की तरफ था, पर उस तरफ जाने के लिए जंगल के बीच से होकर जाना पड़ता था। वो पतली सी पगडंडी जिस पर हवलदार जीप चला रहा था, उसे यहाँ के गांव वाले सड़क कहकर बुलाते थे। वहां बारिश कभी भी शुरू हो जाती थी और हर तरफ भारी मिट्टी और कीचड़ फैल जाता था। वासु भी सोच रहा था कि ये वो कहां आ गया है। उसे अपने हवलदारों की बात माननी चाहिए थी, पर अगर उस बूढ़ी औरत की बात सच होती तो यह मामला गंभीर भी हो सकता था। वासु और मलेश उसके घर पहुंचे। ये अंग्रेजों के जमाने का बना एक पुराना सा पर सुंदर घर था, जिसका पेंट जगह जगह से झड़ रहा था। वो घर देखकर समझ आ रहा था कि इसकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है, और उस अकेली बूढ़ी औरत से इसकी उम्मीद करना बेवकूफी ही होगी। घर के बाहर काफी बड़ी खुली जगह थी, जहां वो पहले से ही वासु का इंतजार कर रही थी। वासु का मूड कुछ ठीक नहीं था, पर चिन्नम्मा को देखते ही उसका गुस्सा एकदम हवा हो गया। वो एक कमजोर सी दिखने वाली औरत थी, जिसके गाल एकदम सूख गए थे और आंखें गड्ढे में जा चुकी थीं। उसकी वो लाल आंखें जिनके नीचे काले घेरे बन गए थे, उन्हें देखकर नहीं लगता था कि उसकी बहुत ज्यादा जिंदगी बाकी है। वासु को उस पर दया आ गई। वो मलेश को अच्छे से जानती थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये ऐसी निशानी थी जिसे वासु ने नजरअंदाज कर दिया था, और शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मलेश ने कहा, आज क्या हुआ अम्मा? क्या छत पर कोई घुस आया या फिर कोई सांप वगैरह निकल आया? वासु उसके पास पहुंचा तो चिन्नम्मा कांप रही थी। उसने कहा, मेरे घर में कुछ है। चिन्नम्मा ने अभी कहा था कि उसके घर में कुछ है, जबकि उसे कहना चाहिए था कि उसके घर में कोई है। वासु ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मलेश से कहा कि उन्हें अंदर जाकर देखना चाहिए। वो दोनों अंदर गए और पूरा घर छान मारा, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। पर वासु ने घर को बड़े ध्यान से देखा था, और वो चाहकर भी अपने दिमाग से उस नजारे को निकाल नहीं पा रहा था। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। रसोई में गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। खाने के कनस्तर खुले पड़े थे। घर में जहां तहां कपड़े फैले हुए थे और एक भी सामान अपनी सही जगह पर नहीं था। घर की बैठक में एक सोफा था, जिस पर एक गद्दा और तकिया पड़े हुए थे, और उन्हें देखने से लग रहा था कि चिन्नम्मा भी वहीं ही बैठी थी। सोफे के पास रखी मेज पर आधी पी हुई चाय के कई कप थे, और पास ही एक भगवत गीता और तुलसी की माला भी रखी हुई थी। बैठक देखकर पता चल रहा था कि चिन्नम्मा पिछले कुछ दिनों से इसी कमरे में रह रही थी। इसके अलावा वहां उन्हें कुछ और भी मिला था। सोफे के पास ही एक पुरानी डबल बैरल राइफल रखी थी, जो कि शायद चिन्नम्मा के स्वर्गवासी पति की थी। मलेश ने राइफल उठाई और उसकी नली खोली तो उसमें 2 चले हुए कारतूस थे। उसने उन्हें सूंघा तो वह समझ गया कि इस बंदूक को अभी थोड़ी ही देर पहले चलाया गया होगा, पर यह कैसे हो सकता था? इस इतनी कमजोर औरत में क्या इतनी ताकत थी कि ऐसी किसी बंदूक को उठा भी सके? इसे चलाना तो दूर की बात थी। वासु ने मलेश से पूछा, अरे मलेश, ये पूरे घर के शीशे क्यों टूटे पड़े हैं और ये सारी अलमारियों को कीले लगाकर बंद क्यों किया गया है? ये चक्कर क्या है यार? मलेश चुप था। उन दोनों ने दोबारा घर की पड़ताल की और उन्हें अंदर के दरवाजे पर एक बड़ा सा छेद मिला, जो कि दरवाजा खुला होने की वजह से उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। यह छेद ठीक ठाक बड़ा था, जो शायद उस बंदूक की वजह से हुआ था। वासु और मलेश सन्न खड़े थे। मलेश और बाकी हवलदार पहले भी यहां कई बार आ चुके थे, और उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो दोनों नीचे बैठक में आए तो चिन्नम्मा वहां खड़ी थी।
मलेश ने कहा। अम्मा, हमने सब जगह देख लिया है, पर यहां तो कुछ नहीं है। मलेश ने एक नकली हंसी से अपने चेहरे के भाव छिपाने की कोशिश की, पर चिन्नम्मा मलेश की इस बात से संतुष्ट नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर डर था। चिन्नम्मा ने कहा, नहीं, वो यही है। जब तक वो यहाँ है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जैसे ही तुम जाओगे वो यहाँ फिर से आ जाएगा। चिन्नम्मा कांप रही थी और अगले ही पल वो वासु और मलेश के सामने रोने लगी। वासु ने उसे संभाला और सोफे पर बिठाया। कुछ देर बाद चिन्नम्मा शांत हुई। उसने कहा, ये सब 1 महीना पहले शुरू हुआ था। मुझे अपनी अलमारी के अंदर से कुछ खरोंचने की आवाज़ आती थी। यह आवाज़ मेरे सोने के कमरे में रखी अलमारी से आती थी। एक हल्की सी धीरे धीरे खरोंचने की आवाज़। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई चूहा या ऐसा ही कोई जानवर होगा, पर ऐसा नहीं था। जब वो खरोंचने की आवाज़ बंद हो जाती और मैं अलमारी खोलती तो वहाँ कुछ नहीं होता। और जब भी वो आवाज़ आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं उठकर अलमारी खोल दूं। पर मैंने आवाज़ आते वक्त कभी भी अलमारी नहीं खोली। मुझे रात में डर लगता था, इसीलिए मैं अलमारी में ताला लगाकर सोने लगी। पर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई। एक दिन सुबह जब मैंने अलमारी खोली तो मुझे उसके दरवाजे के अंदर की तरफ नाखूनों के निशान मिले। पर वो निशान नीचे नहीं बल्कि ऊपर थे, बहुत ऊपर। मलेश, तुमने वो अलमारी अभी देखी थी ना? वो 7 फीट ऊंची है और वो निशान एकदम ऊपर है। वो कोई चूहा तो नहीं हो सकता और वो निशान इंसान के नाखूनों के हैं। एक रात सोते वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी। ये रघु की थी। इस पर वासु ने चिन्नम्मा को टोक दिया। रघु? ये रघु कौन है? चिन्नम्मा ने रोते हुए कहा। वो मेरा मरा हुआ पति है। उसका नाम राघव था। मैं प्यार से उसे रघु कहती थी। वो अलमारी के अंदर से मुझे कह रहा था कि उसे भगवान ने यहाँ मुझे लेने के लिए भेजा है। वो कह रहा था कि मैं अलमारी खोल दूं, फिर हम दोनों स्वर्ग में एक साथ रहेंगे, पहले की तरह। वासु ने अचंभे से पूछा, फिर क्या हुआ अम्मा? चिन्नम्मा ने कहा, पहले तो मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि रघु को गए तो 3 साल हो गए हैं। मैं नींद में चलते हुए उठी और अलमारी तक पहुंची, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अलमारी का ताला खोलना चाहती थी, पर कुछ था जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। अंदर से रघु की आवाज़ आ रही थी, पर मेरा मन अलमारी खोलने का नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई अजनबी है जो रघु की आवाज़ निकाल कर मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए उकसा रहा था। वासु और मलेश का दिमाग चलना बंद हो चुका था, क्योंकि चिन्नम्मा जो भी कह रही थी उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था। चिन्नम्मा बोलती रही। उसने कहा, वो मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं इस अलमारी का दरवाज़ा खोल दूं, पर मैंने उसे मना कर दिया। इस पर उसकी आवाज़ एकदम बदल गई और वो गुस्से में आ गया। वो मुझ पर काफ़ी देर चिल्लाता रहा, बल्कि थोड़ी देर बाद वो मुझे गालियां भी देने लगा। रघु ने तो मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की थी। उसके बाद उसने अलमारी का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं भागकर बैठक में आ गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ और वो दरवाज़ा पीटना दोनों ही बंद हो गया। वासु ने पूछा,
तो अम्मा आपने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बुलाया? चिन्नम्मा कुछ देर चुप रही। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, मुझे लगा तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। मैं जानती हूँ कि गांव के लोग मुझे पागल समझते हैं, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैंने पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन में फोन किया है, पर उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। इस बार तो मुझे भी लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ, पर नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। और पिछले कुछ दिनों से ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहाँ अलमारी में जो भी है वो मुझे धमकियाँ देता है और मारने की भी बात करता है। इसीलिए कुछ दिनों से मैं यहाँ सोफे पर सो रही हूँ। पर एक रात को तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उसकी आवाज़ें मेरी अलमारी से नहीं बल्कि घर की हर अलमारी से आ रही थी, और वो भी एक साथ। ये आवाज़ें अलग अलग लोगों की नहीं थी, ये उसी की थी जो रघु की आवाज़ में मुझसे बात कर रहा था। इसीलिए अगली सुबह ही मैंने अपना सामान निकालकर सारी अलमारियों को कीले लगाकर बंद कर दिया, जिससे वो गलती से भी बाहर ना आ सके। और अभी 2 हफ्ते पहले तो उससे भी भयानक चीजें हुई थी। मैं बाथरूम में वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी कि मैंने सामने शीशे में उसे देखा। वासु ने पूछा, किसे देखा अम्मा? कौन था वो? चिन्नम्मा फिर से चुप हो गई और उसकी आंखों में डर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, मैंने अपनी जगह शीशे में उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा नहीं बल्कि खोपड़ी था। वो हंस रहा था और उसने एक काला कपड़ा सा कुछ पहना हुआ था। उसकी लाल आंखें थी। मेरी बात मानो, वो मेरे पीछे नहीं खड़ा था, वो शीशे के अंदर था। उसने अपने हाथ नहीं, उसके हाथ नहीं थे, वो पंजे थे। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरे हाथ में एक लोशन की बोतल आ गई जो मैंने उसकी तरफ फेंक दी और वो शीशा टूट गया। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। फिर मैंने घर के सारे शीशे तोड़ दिए। वासु ने पूछा, अम्मा इतना सब होते हुए भी आप यहाँ इसी घर में क्यों रह रही हो? चिन्नम्मा ने जवाब दिया, मैं कहाँ जाती? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं और अब तक ये सब बस रात में ही होता था। दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। 3 दिन पहले तक। 3 दिन से ये सब दिन में भी होने लगा है, हर समय। आज वो अलमारी के दरवाजे इतनी जोर से पीट रहा था कि वो हिलने लगे थे। फिर तुम लोगों के आने से पहले मैंने उसे देखा, वही लाल आंखें अंदर दरवाजे के पास। मैंने रघु की बंदूक उठाई और चला दी। वो चला गया। तुम्हारे आने तक मैं यहीं बैठी माला जप रही थी। तुम्हारी जीप की आवाज सुनकर ही मैं बाहर आई। वासु ने पूछा, उसने तुमसे कुछ कहा था क्या अम्मा? चिन्नम्मा ने डरते हुए कहा, हाँ, उसने कहा आज रात। वासु और मलेश चुप हो गए थे। वो चिन्नम्मा की कही हर बात को अभी तक समझने की ही कोशिश कर रहे थे। उन्हें अब तक यकीन हो चुका था कि चिन्नम्मा पूरी तरह से पागल हो चुकी है और अब उसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। वासु ने चिन्नम्मा से कहा कि वो उसके साथ चले, वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वासु सोच रहा था कि आज रात उसे किसी गांव वाले के यहाँ रुकाकर वो कल उसे किसी डॉक्टर को दिखा देंगे और अगर जरूरी हुआ तो उसे किसी मेंटल असाइलम में भी भेजा जाएगा। ये सुनकर चिन्नम्मा खुश हो गई थी। वो इतनी खुश थी कि वो रोने लगी और उसने वासु को गले से लगा लिया। हालांकि मलेश इस सब में पड़ना नहीं चाहता था, पर वासु उसका सीनियर था और उसे उसकी बात माननी ही थी। वो तीनों जीप से गांव पहुंचे
और वासु ने एक परिवार के यहाँ चिन्नम्मा को ठहरा दिया। उसने कहा कि वो कल दिन में ड्यूटी पर आते ही उसे यहाँ से ले जाएगा। वासु शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस क्वार्टर चला गया। वहां से जाते वक्त वो और मलेश दोनों ही एकदम शांत थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिन्नम्मा ने उन्हें क्या बताया था और वो इतनी लंबी चौड़ी कहानियां कैसे बना रही थी। देर रात उसके क्वार्टर के रिसेप्शन पर एक टेलीफोन की घंटी बजी। एक आदमी वासु के क्वार्टर में उसे जगाने आया। न जाने क्यों पर वासु को शायद अंदर से ऐसा लगा कि यह चिन्नम्मा के बारे में ही होगा, और वो सही था। गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। वासु वहां पहुंचा तो वहां भीड़ जमा हो रखी थी। वो सारे लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। वासु ने जब उनसे पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने तुरंत उसे गांव चलने को कहा। वासु ने उन्हें वापस जाने को कहा और वो सारे पुलिस वालों के साथ जीप में बैठकर गांव पहुंच गया। रात में गांव में इस तरह का माहौल नहीं होता था। गांव के बीचों बीच सब लोग जमा हो रखे थे। बच्चों को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई होगा जो उस वक्त वहां ना आया हो। वासु को शक था कि शायद चिन्नम्मा ने किसी को नुकसान न पहुंचा दिया हो या फिर कहीं हार्ट अटैक से या सदमे से उसकी मौत न हो गई हो, पर ऐसा नहीं था। गांव के लोगों ने बताया कि जिस घर में चिन्नम्मा रुकी हुई थी, रात में 2-2:30 बजे उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। बाहर से कई लोगों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सबने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ? क्या देखा आप लोगों ने? वासु ने पूछा। गांव वालों ने वासु से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गए। वासु और बाकी पुलिस वाले अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। घर का दरवाजा बाहर से तोड़ा गया था पर खिड़कियां वगैरह अंदर से सही से बंद थे। उन्हें हर तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था, फर्श पर, दीवारों पर और यहां तक कि छत पर भी। घर का कोई कोना नहीं था जहां खून के धब्बे नहीं थे। हर कमरे में चादरें खून से रंगी हुई थीं और वो इस तरह से फटी हुई थीं जैसे उन पर सोते हुए लोगों को किसी ने बुरी तरह से घसीटा हो। जो भी बिस्तर पर सोया होगा उसने अपनी जान बचाने के लिए चादर को कस कर पकड़ा होगा। जमीन पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। वो जगह देखकर लग रहा था कि जैसे यहां मौजूद लोगों को पैरों से पकड़कर घसीटा गया था। वासु ने उन खून से सनी उंगलियों के निशानों का पीछा किया तो वो एक अलमारी के दरवाजे पर खत्म हुए। वासु, मलेश और बाकी पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि उस घर में चिन्नम्मा के अलावा जितने भी लोग थे उनका भी कोई नामो निशान नहीं था। वासु ने डरते हुए अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें कुछ नहीं था, न कोई लाश और न ही खून का एक भी निशान। चिन्नम्मा के साथ ही वहां मौजूद सब लोग गायब हो गए थे, या फिर शायद उन्हें वही अपने साथ ले गया था। शायद वासु और मलेश को कम से कम इतना तो पता था कि ये किसने किया था, और चिन्नम्मा भी शायद सुबह इसी की बात कर रही थी। उन्हें चिन्नम्मा की बातें याद आ रही थी और वासु अब मन ही मन मानने लगा था कि भूत होते हैं।